हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटेंट एग्जाम प्रेप। लास्ट वीडियो में 50 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए थे टैक्स के, और मैंने बोला था 100 क्वेश्चंस है। बट लास्ट वीडियो में मेरी तबीयत भी ऐसी थी, आज भी प्रेजेंट टाइम पे भी ऐसी है। बट स्टिल हमें अभी टाइम को देखते हुए क्वेश्चंस कवर करने चाहिए। मैं थोड़ा ज़्यादा जोश में नहीं बोलूँगा, थोड़ा कम बोलने की कोशिश करूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देना। और तो बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चंस के ऊपर। और आज 100 क्वेश्चन थे, तो ये 50 क्वेश्चन पहले वीडियो में कर लिए थे, 50 क्वेश्चन अब कर लेंगे हम। तो ये स्क्रीन पे है, आपकी स्क्रीन पे है। Cost of acquisition of capital assets being immovable property acquired through gift under section 49 subsection 4 is actual cost of acquisition to the previous owner nil या SDV of the property as considered while computing income under section 56 subsection 2 या actual cost of acquisition to the assessee। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इस चीज़ का आंसर आप दे दोगे। इस चीज़ का करेक्ट आंसर है सी, SDV वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज कंसिडर्ड वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 वही मानी जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, गिफ्ट के थ्रू जो लेते हैं, ठीक है, एक्वायर करते हैं। पर्सनल इफेक्ट्स डू नॉट कवर द फॉलोइंग: इमूवेबल प्रॉपर्टी, ड्राइंग्स, ज्वेलरी या ऑल ऑफ द अबव। पर्सनल इफेक्ट्स, ये देखो दोबारा पढ़ लेना, पर्सनल इफेक्ट्स में कौन सी चीज़ कवर नहीं होती, डू नॉट कवर, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, ड्राइंग, ज्वेलरी, बुलियन, आर्ट, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये सब उसमें कवर नहीं होते थे सारे के सारे। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट टैक्सेबल। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को बेचा है, उस पर कुछ प्रॉफिट हुआ है, उसका क्या टैक्सेबल हो गया या नहीं होगा। नॉट टैक्सेबल एज इट इज एग्रीकल्चरल इनकम, नॉट टैक्सेबल एज under the head capital gain but under the head income from other sources, not taxable as rural agricultural land is not considered as capital assets, या taxable if it is compulsorily acquired। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस सी, नॉट टैक्सेबल एज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल असेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG हुआ है ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको सेक्शन पकड़ में आ गया होगा, विदाउट ऑप्शंस देखे हुए आपको सेक्शन पकड़ में आ गया कि STCG है ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। इसका इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1038, इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1037, इज कवर्ड अंडर सेक्शन 111A, हैंस लायबल टू टैक्स एट द रेट 15%, या इज टैक्सेबल एट द रेट 20% एंड 10% इफ द इंडेक्स बेनिफिट इज नॉट क्लेम्ड। ठीक है, तो STCG है, ठीक, STCG में इंडेक्स बेनिफिट तो कहां से आ जाएगा, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज कवर्ड अंडर सेक्शन 111A, हैंस लायबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मनी फॉरफिटेड बाय असेसी इज, कौन सी मनी फॉरफिट किया है, क्वेश्चन मनी, is taxable in the year of forfeiture under the head income from other sources। क्वेश्चन मनी taxable in the year of forfeiture under the head income from other sources, या exempt fully, या फिर taxable in the year of forfeiture under the head capital gain, ठीक है, या फिर considered as casual income and liable to tax at the rate of 30%। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सोच के जवाब दो, मैं आप ही को टाइम दे रहा हूं क्योंकि मेरे को आज कम बोलना है। इसका करेक्ट आंसर है ए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिफ्ट ऑफ ए कैपिटल असेट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, हाउएवर एक्सेप्शन इज शेयर्स अक्वायर्ड अंडर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ज्वेलरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या नील। क्या होगा इसका जवाब, सोचो। इसका जवाब होगा शेयर्स अक्वायर्ड अंडर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। गिफ्ट ऑफ ए कैपिटल असेट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, हाउएवर एक्सेप्शन इज, वो माना जाएगा ट्रांसफर कब माना जाएगा, जब शेयर्स अक्वायर करे हो एज एन ईसॉप, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट इज नील, द एक्सेप्शन इज, सेल्फ जनरेटेड जो असेट होता है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील मानते हैं, लेकिन उसका भी कुछ एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन कौन सा है, गुडविल, रूट परमिट, बोनस शेयर्स अक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 या लूम आर्स, कौन सा है इसका एक्सेप्शंस। इसका एक्सेप्शन है कि जो 1/4/2000 पहले से पहले जो बोनस शेयर्स अक्वायर किए गए थे, ठीक है, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम नील नहीं लेंगे, ठीक है, 1/4/2001 से पहले वाले। इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपनसेशन और एनहेंस कंपनसेशन इज टैक्सेबल ऑन अक्रूवल बेसिस, ऑन रिसिप्ट बेसिस,
exempt from tax या as per method of accounting of the assessee. Interest on delayed compensation or enhanced compensation is taxable on accrual basis या फिर on receipt basis या exempt from tax या as per method of accounting of assessee. Guys, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा on receipt basis, on receipt basis. ठीक है, क्या कौन सा क्वेश्चन था? डिलेड कंपनसेशन और एनहेंस कंपनसेशन पे जो इंटरेस्ट होता है वो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होता है. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपनसेशन स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड. इससे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होता है, वो कितना होता है? 50%, 30%, 15% या नील. कितना होता है वो दोस्तों? वो होता है, सोचो क्या होता है, मेरे को तो पता है, वो होता है ए 50%. 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एन इंडिविजुअल परचेज्ड ए पेंटिंग ऑन 1 नवंबर 2020, 1/11/2020 फॉर 5 लाख. ठीक है, पेंटिंग खरीदे एक इंडिविजुअल ने थ्रो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट इज. अब फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट दे रखी है 5,25,000. अब इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10) इज 56(2)(10) में कितना इनकम टैक्स चार्जेबल होगा? ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो इनकम टैक्स कब चार्ज होता है? जब उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू और जितना उसने खरीदा है उसमें डिफरेंस अगर 50,000 से एक्सीड होता है, तब जाके उस पर इनकम टैक्स चार्जेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इस सेक्शन के अंडर में. ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ₹25,000 डैश इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू. नहीं, ये नहीं है. नील एज दिस इज नॉट ए गिफ्ट. ठीक है, नील एज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड एक्चुअल कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड. अभी क्या बोला? 50,000 से एक्सीड हो जाता कंसिडरेशन, तो यहाँ पे ये होता. ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. जैसा कंसेप्ट बताया था वैसा हमें ऑप्शन में मिल गया है और ये ही करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56(2)(10) इज एप्लीकेबल ऑन ऑल असेसी, ओनली ऑन कॉर्पोरेट असेसी, या फिर ऑन एन इंडिविजुअल ओनली, या फिर ऑन एन इंडिविजुअल एंड HUF ओनली. सोच के जवाब दो. इसका इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन. इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए ऑल असेसी. ऑल असेसी इसका करेक्ट आंसर है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी. द रेट फॉर सच डिडक्शन इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल डिडक्टी इज. अब TDS काटना है विनिंग फ्रॉम लॉटरी पे. द रेट फॉर सच डिडक्शन इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज 30.9%. मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स 30% if such winning exceeds 10,000 या 33.99%. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोच के जवाब दो मेरे को इस चीज का. बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है. जितनी देर में पानी पी लेता हूं. दोस्तों इसका आंसर होगा सी. 30% तो होता है, आप सबको पता है, लेकिन कब होता है? जब विनिंग जो होती है वो 10,000 से ऊपर क्लोज होती है, तभी होता है. जब विनिंग में 10,000 से एक्सेस में मिले तभी वो होता है. अगर विनिंग इन काइंड है तो वो जो मिलता है उसको डिस्पर्स तब किया जाता है जब उसने उस विनिंग पे टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका होता है. अगर आपको कंसेप्ट पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिडक्शन इज नॉट अलाउड टू असेसी फॉर पर्सनल एक्सपेंडिचर. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंप्यूट करते वक्त डिडक्शन अलाउड नहीं होता असेसी को फॉर पर्सनल एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेएबल आउटसाइड इंडिया विदाउट TDS, या ऑल ऑफ द अबव. कब नहीं होता? पर्सनल एक्सपेंडिचर पे भी नहीं होता, डायरेक्ट टैक्स पे भी नहीं होता, इंटरेस्ट पेएबल आउटसाइड इंडिया विदाउट TDS इस पे भी नहीं होता. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. गिफ्ट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल in a certain circumstances is not taxable. One of them is. कभी गिफ्ट मिलती है कोई भी इंडिविजुअल को तो कुछ सर्कमस्टेंसेस में वो टैक्सेबल नहीं होता. तो वो सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं? ठीक है, एनी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फैमिली फ्रेंड. ठीक है, इसमें तो टैक्सेबल होता है. एनी गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ एनी मैरिज इन द फैमिली. आगे देखते हैं. एनी गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल असेसी. यहाँ पे ये इसका परफेक्ट ऑप्शन आ गया है. जब भी गिफ्ट मिलती है आपको शादी के, खुद की शादी के ऊपर, इंडिविजुअल असेसी जिसके ऊपर टैक्सेबल चार्ज होगा, तो जिसका कैलकुलेशन चल रहा है, तब जाके उसको मैरिज पे गिफ्ट मिलती है, वो टैक्सेबल नहीं होता है. बाकी सारी गिफ्ट्स जो फैमिली फ्रेंड से या फिर किसी और से मिली हो वो टैक्सेबल होती है. ठीक है, और फिर उसके अलावा जो रिलेटिव से मिलती है उसमें 56(2)(10) वाला सेक्शन लगा के आप चेक करते हो. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Following expenses are allowed from dividend income. कौन से expenses allowed है dividend income में? Interest on borrowed capital to certain extent,
कलेक्शन चार्जेस, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? कौन सा होगा? सोच के जवाब देना, इजी क्वेश्चन है। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर अलाउड फ्रॉम डिविडेंड इनकम। कौन सा एक्सपेंस अलाउ होता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल टू एन सर्टेन एक्सटेंट अलाउड होता है, ठीक है। जो इंटरेस्ट कैपिटल बोरो करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो अलाउड होता है डिविडेंड इनकम, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनमें से कोई एक रिसिप्ट है जो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IFRS के अंडर में, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, इनकम फ्रॉम रेसिंग एस्टेब्लिशमेंट, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या फिर इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ रूरल एग्रो लैंड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकम फ्रॉम रेसिंग एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन इज डीम्ड टू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए कंपनी इफ ही, एक इंसान का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा एक कंपनी में अगर वो द ओनर of at least 20% of the equity share capital, the owner of at least 25% of the equity share capital of the company, या entitled to 10% of the profits of the concern। तो गाइस इसका डी ऑप्शन तो मेरे को लगता है देखने की जरूरत नहीं पड़ी होगी आपको, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। या फिर वो जो इंसान है वो अगर एम्प्लॉय डायरेक्टर है तो कौन सी सिचुएशन में है ना वो उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाता है जब भी उसका 20% से ज़्यादा शेयर हो इक्विटी शेयर कैपिटल में, तब माना जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगर इफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना। मेरी ऑनेस्टली तबीयत खराब है, फिर भी मैं कंटिन्यूसली वीडियोस बना रहा हूँ। मैं बैठा नहीं हूँ, मैं इंतजार नहीं कर रहा कि बस अब जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ के नाम पे व्यूज़ गेन कर लेंगे, सब्सक्राइबर्स गेन कर लेंगे और बाकी जब पेपर होगा उसका एनालिसिस दे देंगे। कंटिन्यूसली आपकी हेल्प के लिए मैं जैसी आप डिमांड कर रहे हो वैसे वैसे वीडियोज़ ला रहा हूँ। अकाउंटिंग के बहुत ज़्यादा वीडियोज़ ऑलरेडी डाल रखे हैं, इसलिए मैं कॉस्टिंग और टैक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। एक शानदार वीडियो आएगा कॉस्टिंग का, एक नंबर वीडियो आएगा जिसमें कंबाइंड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर मेरी तबीयत सब कुछ ठीक रहा पूरा मामला तो डेफिनेटली ये वीडियो आएगा। एक वीडियो आएगा जो बुक कीपिंग फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग के जो बेसिक्स पूछे जाते हैं ना, बेसिक्स, उसका एक कंप्लीट वीडियो आएगा। कंप्लीट 5-5, 6-6 क्वेश्चन हर टॉपिक से कराऊंगा, जिससे क्या है कि अगर 8-10 टॉपिक है ना तो 100-150 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। जहां तक मेरी नजर में है वो 100-150 क्वेश्चन होंगे, वो करेंगे हम एक आधे वीडियो के अंदर अंदर। एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा, पूरा मामला सही रहा तो। लेकिन ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बने रहना चैनल पे और ऐसे ही प्यार दिखाते रहना और कमेंट करना यार प्लीज, अच्छा सा एक कमेंट ड्रॉप करके जाना। इनकम ऑफ माइनर इज क्लब्ड, however the clubbing provision is not applicable if the minor is married daughter, minor is handicapped under section 80U, या parents are separated, या फिर none of the above। तो गाइस इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? पेरेंट्स आर सेपरेटेड, माइनर इज हैंडीकैप्ड एज पर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80U, या माइनर इज ए मैरिड डॉटर। माइनर इज क्लब्ड, इनकम ऑफ माइनर इज क्लब्ड, लेकिन क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। कौन से केस में नहीं होंगे? जब माइनर इज हैंडीकैप्ड एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80U। 80U का अगर आपने सेक्शन पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि 75,000 1,25,000 की फ्लैट डिडक्शन मिलती है। वो स्पेसिफाइड डिडक्शन होती है जो एक डिजीज, कोई भी स्पेसिफाइड डिजीज होता है, सीवियर डिजीज होता है, उसके ऊपर मिलती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एज पर सेक्शन 60 इनकम इज क्लब्ड इफ, सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग इनकम क्लब होती है कब? असेट्स यील्डिंग इनकम इज ट्रांसफर्ड एज रिवोकेबल ट्रांसफर, इनकम इज ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफरिंग असेट्स यील्डिंग इनकम, या असेट्स यील्डिंग इनकम इज ट्रांसफर्ड एज इरेवोकेबल ट्रांसफर, या नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, आराम से ऑप्शन पढ़ लो, आराम से जवाब दो। मैं आपसे बातें बीच बीच में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मौका मिले, आप आराम से जज करो और जवाब दो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो अगर आप सही जवाब दे रहे हो तो। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, इनकम इज ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफरिंग असेट यील्डिंग इनकम। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनी इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। कौन सी इनकम के लिए बोला है? एनी इनकम फ्रॉम, असेट ट्रांसफर करने पे, असेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है। तो स्पाउस को असेट ट्रांसफर किया है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो वो इनकम किस में क्लब होगी? क्या इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर इफ, ठीक है, सच असेट इज होल्ड बाय द स्पाउस एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, रिलेशनशिप बिटवीन देम एग्जिस्ट एज ऑन द डेट ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम, या ट्रांसफरी इज नॉट ए सीनियर सिटीजन, या नन ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
रिलेशनशिप बिटवीन देम एग्जिस्ट एज ऑन द अक्रूवल ऑफ द इनकम, ठीक है, उनका रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 64 an individual has substantial interest in a company if he holds 20% of the voting rights along with his relatives। सही बात है। here relative do not include, कौन सा इनमें से इंक्लूड नहीं होता? कोई सा तो होता है लेकिन कौन सा इंक्लूड नहीं होता? देखो स्पाउस होता है, चिल्ड्रंस होता है, फादर होता है, मदर होता है, लेकिन फादर इन लॉ इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन में हमें करेक्ट आंसर ढूंढना था, डू नॉट इंक्लूड, तो उसमें फादर इन लॉ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When income of minor child is clubbed, assessee will get deduction under section 1032 of rupees। कितना डिडक्शन मिलेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो कितना मिलेगा डिडक्शन? ए 1500, इनकम क्लब्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1500, यार सब्जेक्ट डिडक्शन, सच डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 1032 बट अंडर सेक्शन 1033, या नन ऑफ द अबव। कितना होगा? तो 1500 रुपए मिलते हैं बट सब्जेक्ट टू इनकम क्लब्ड, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1500। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनअब्सॉर्ब्ड बिजनेस लॉसेस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर मोर देन, अनअब्सॉर्ब्ड सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन आ गया है ये, और आप ऑप्शन पढ़ लो और मुझे जवाब दो। आप ऑप्शन पढ़ लो और जवाब दो। अनएब्सॉर्ब्ड बिजनेस लॉसेस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर मोर देन, मैक्सिमम कितना कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो अनएब्सॉर्ब्ड बिजनेस लॉसेस को? 7, 8, 10 या 12 असेसमेंट ईयर्स। कितना कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो? इनको कर सकते हैं अपन 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं गाइस। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी अगर स्पीड धीरे लग रही हो तो प्लीज़ यार 1.5 पे कर लेना या 2 की स्पीड पे, जैसा आपको सूटेबल हो वैसे कर लेना, ठीक है। वैसे ही सीए वाले या सीएस वाले जैसे बच्चे होते हैं ना, वो तो रिवीजन लेक्चर्स देख देख के इतने परिपक्व हो जाते हैं कि वो 1.5 या 2 से कम में लेक्चर देखते ही नहीं है। ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स को 1.5 या 2 में देखने लग जाते हैं वो सब। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट, LTCG, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है LTCL, ठीक है, कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी इनकम एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी, एनी कैपिटल गेन या एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या एनी स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। देखो इतना इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपको देखते ही आंसर जवाब आ रहा होगा आपका, ठीक है। मैं बताता हूँ, इसका आंसर है सी, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किससे सेट ऑफ हो सकता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। LTCG से सेट ऑफ होता है। LTCG का जो लॉस होता है, लॉन्ग टर्म का जो लॉस होता है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होता है। लॉन्ग लॉस फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, स्पेक्युलेटिव लॉस या नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस, या लॉस अंडर हेडिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कौन सा लॉस है? लॉस फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रेडिंग कौन सा लॉस है? आप बताओगे इसका आंसर क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया जिससे आप लोग कमेंट भी तो करना स्टार्ट करो थोड़ा। प्लीज़ यार कमेंट करके इसका जवाब मुझे बता देना और सीधा आंसर लिखना। ये मत लिखना ए था 75 का, या ये मेरे को यार याद नहीं होता। बस मैं जो आंसर, अगर पूरा आंसर लिखते हो तो मुझे थोड़ा सा कनेक्ट कर लेता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन का आपने जवाब दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35 AD कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट। स्पेसिफाइड बिजनेस के जो अंडर में जो लॉस होता है अंडर सेक्शन 30 कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर बिजनेस इनकम, एनी इनकम अदर देन सैलरी, या इनकम फ्रॉम अदर स्पेसिफाइड बिजनेस, या कैन नॉट बी एडजस्टेड। तो गाइस अब जो हाईलाइटेड चीज़ होगी ना वही इनके करेक्ट आंसर होंगे, तो आप ऑटोमेटिकली जज कर लेना, मेरे को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सी इसका करेक्ट आंसर है, इनकम फ्रॉम अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। अगला क्वेश्चन है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स, 8 ईयर्स, 4 ईयर्स, 7 ईयर्स। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितने साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड किया जा सकता है? तो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स, एनी नंबर ऑफ ईयर्स। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC। अब 80CCC क्या था आपको याद होगा, टू एन इंडिविजुअल फॉर एन अमाउंट पेड बाय हिम टू एन एन्युटी प्लान ऑफ LIC इज रेस्ट्रिक्टेड टू 5,000, 7,500 या फिर 1.5 लाख या 12,500। कितना होगा? 1.5 लाख होता है उसका, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें तो ऑप्शन में भी पता नहीं EFGH लिख रखा है, लेकिन हाँ ABC मान लेना, ठीक है। 79th क्वेश्चन है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडिकैप्ड पर्सन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एजुकेशन, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट्स।
तो ये मिलता है हमें इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ जो भी हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसके लिए जो लोन इंटरेस्ट पे करते हैं उसका डिडक्शन मिलता है 80E के अंडर में। अगला क्वेश्चन है 80JJA GGA अवेलेबल फॉर डोनेशन मेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो इसका गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJA इज अवेलेबल if the assessee is engaged in scientific research, set up an industrial unit in a backward area, is engaged in agricultural business या is engaged in business of collecting and processing of biodegradable waste। इसका करेक्ट आंसर है डी, is engaged in the business of collecting and processing biodegradable waste। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 82 क्वेश्चन, on donation to whom of the following a 50% deduction is allowable under section 80G of the income tax act। तो दो तरीके की डिडक्शन होती है, एक लिमिटेड डिडक्शन होती है, एक अनलिमिटेड होती है। ये अनलिमिटेड डिडक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, अनलिमिटेड डिडक्शन में भी है ना दो तरीके की डिडक्शन होती है, एक 50% और एक 100%। जिन्होंने कंसेप्ट पढ़े होंगे वो मेरी लैंग्वेज को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब जो 50% डिडक्शन होती है वो जितने गांधी परिवार के नाम से डिडक्शन दिख जाए ना, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और एक और है PM ड्रॉट रिलीफ फंड, ये 4 डिडक्शन है जो 50% है और अनलिमिटेड है। और जो बाकी जितने में नेशनल दिख जाए ना आपको वो सारी 100% डिडक्शन होगी और वो सारी की सारी कौन सी होगी, वो होगी 100% अनलिमिटेड। ठीक है, जिसमें नेशनल दिख जाए, तो दो में तो नेशनल दिख रहा है, ये 100% होगी। अब प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ये भी 100% अनलिमिटेड में आता है। PM CM रिलीफ फंड, अब तो PM केयर्स फंड को भी 100% में डाल दिया, जो नया आया है PM केयर्स फंड उसको भी 100% में डाल दिया। तो राजीव गांधी फाउंडेशन है, ये किस में बचा है, ये 50% डिडक्शन जो अनलिमिटेड मिलती है उसमें। राजीव गांधी आ जाए, इंदिरा गांधी आ जाए, जवाहरलाल नेहरू वाली आ जाए या PM ड्रॉट रिलीफ फंड, ठीक है, ड्रॉट वाला आ जाए, तो वो सारी इसमें आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन 80QQB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, तो रॉयल्टी इनकम के ऊपर होता है 3 लाख तक की। ठीक है, याद होगा आपको। डील्स विद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम टैक्स, रॉयल्टीज फ्रॉम टेक्स्ट बुक या फिर प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल इज, तो जो भी क्वार्टर होता है, जो भी क्वार्टर खत्म होता है उसकी 15 तारीख तक उसको पे कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये थर्ड क्वार्टर कब खत्म होगा, दिसंबर में खत्म होगा, तो उसकी उसी महीने की 15 तारीख को इसको पे कर देना चाहिए। तो एडवांस टैक्स 15 दिसंबर तक पे हो जाना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडवांस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय ऑल असेसी ओनली इफ एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लाइबिलिटी इज 5,000 और मोर, 10,000 और मोर देन 0 या 50,000 मोर। जब 10,000 से ज्यादा की एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी होगी तब ही आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, एस्टिमेटेड टैक्स एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो आप एस्टिमेट करते हो खुद की। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइल कंप्यूटिंग एडवांस टैक्स फॉलोइंग इनकम शैल नॉट बी कंसिडर्ड, कौन सी इनकम को कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए, एग्रीकल्चरल इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट या नन ऑफ दिस। तो तीनों इनकम को कंसिडर करते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। टैक्स इज रिक्वायर्ड, TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट डैश फॉर पेमेंट मेड टू ए रेजिडेंट ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी। क्यों कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया, हाउस होल्ड पजल हो गया, इन सारी चीज़ों से जब भी जीतते हैं तो 30% से चार्ज होता है। हाउसिंग रेस वाली को जो हाउसिंग रेस कंडक्ट करवाता है उस पर भी 30% चार्ज होता है। ठीक है, 30% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट, TDS का क्वेश्चन चल रहे हैं, एट डैश। अब आपने देखा होगा, देखो सेट ऑफ का क्वेश्चन आया, कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन आया, क्लबिंग का क्वेश्चन आया, उसके बाद एडवांस टैक्स का क्वेश्चन आया, TDS TCS के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ये ओवरऑल पता है क्या ये क्वेश्चंस क्या काम कर रहे हैं, आपके हर टॉपिक को कहीं ना कहीं टेस्ट कर रहे हैं कि आपने तैयारी करी है या नहीं करी, आपने हर जगह से तैयारी करी है कि नहीं करी। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कैपिटल गेन से क्वेश्चन था, PGBP से क्वेश्चन था, पांचों हेड्स की इनकम से क्वेश्चन था, असेसमेंट प्रोसीजर से क्वेश्चन था। तो ये सारी की सारी आपकी कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर आप लास्ट के 100 क्वेश्चन तक अगर आपने नोट करा होगा ना, तो हम हर टॉपिक को कवर करते, हर टॉपिक को छूते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर जगह से पूछे जा रहे हैं। अभी आपने TDS TCS के क्वेश्चन आ गए, इससे पहले क्लबिंग के चल रहे थे, सेट ऑफ के चल रहे थे। ठीक है, तो और इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 10 के भी कुछ चले थे। अब सेक्शन ये क्वेश्चन है 88, TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड at dash rate from the payment made to road transport operator who declares that he does not own more than 10 vehicles। ठीक है, तो उसको कितना, जो भी 10 व्हीकल से कम होल्ड करता है ना, जो भी 10 व्हीकल से कम होल्ड करता है, ठीक है, अगर वो पैन फर्निश कर देता है ना तो उसको कोई TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नील होता है, नील। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 89th, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। अब TDS का ही क्वेश्चन है,
डैश फॉर रेंट पेबल ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे तो 2% होता है और लैंड बिल्डिंग फर्नीचर पे 10% होता है, ठीक है, रेंट पे करने वाले पे, ठीक है। फॉर रेंट पे फ्रॉम रेंट पेबल ऑन प्लांट एंड मशीनरी टू ए रेजिडेंट अज्यूमिंग पैन डिटेल्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो कितना होगा, तो प्लांट एंड मशीनरी पे 2% होता है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर पे 10% होता है। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 194I है, आप सबको पता होना चाहिए ये चीज, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज और दे दी है साथ में ऑप्शन में, देखो 1.5%। मैंने बोला था 14/5/2020 से लेके 31/3/2021, यानी 14/5/2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में अगर टीडीएस काट रहे हो तो उसमें जितनी भी रेट्स दे रखी है ना उसका 75% कर देना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, 2% हमारा नॉर्मल रेट होता है रेंट पेबल प्लांट एंड मशीनरी का, लेकिन 14/5/2020 से वो रेट 75% हो जाएगा 2 का। तो 2% का अगर आप 75% करोगे तो वो आता है 1.5%। ऐसा मैंने एक पीएसयू के पेपर में भी आपको कंसेप्ट बताया था, याद होगा तो आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट डैश रेट फ्रॉम इंटरेस्ट पेबल टू रेजिडेंट, ठीक है। तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, अज्यूमिंग पेन डिटेल्स आर अवेलेबल, 10%, 7.5% फ्रॉम 14/5/2020। एक सेकंड गाइस, मम्मा 10% तो इसका टीडीएस कटेगा, ठीक है, जनरली 10% कटता है और उसके अलावा है ना ये 7.5% करता है, ठीक है। 14/5/2020 से ये 7.5% करता है। किसी का फोन आ गया था मम्मा के फोन पे तो मेरे को देना पड़ा, ठीक। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट डैश फ्रॉम इंटरेस्ट पेबल टू ए रेजिडेंट अज्यूमिंग पैन डिटेल्स आर अवेलेबल। इंटरेस्ट पेबल होता है, ठीक है, अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो उस पर 10% का काटते हैं, ठीक। 7.5% फ्रॉम 14/5/2020। तो मैंने बोला था कि सबका 75% कर देना, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस यार, फोन आ गया था। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ स्क्रैप, तेंदू लीव्स, एल्कोहलिक लिक्वर या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194A इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन डज नॉट एक्सीड 5,000। 5,000 से एक्सीड हो जाता है, नहीं होता तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती सेक्शन 194A के अंदर में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन सैलरी टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और क्या बोलते हैं जो क्रेडिटिंग होती है उसमें से जो भी अर्लियर होता है वो, या क्रेडिटिंग द एम्प्लॉय, या पेमेंट या रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके ऊपर पेमेंट के टाइम पे काट लेते हैं। जनरली टीडीएस में ऐसे करते हैं कि जो भी टाइम होता है पेमेंट और क्रेडिटिंग द एम्प्लॉय, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, जो भी पेमेंट और क्रेडिटिंग का टाइम होता है उसमें से जो भी अर्लियर होता है उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिनमें हम पेमेंट के टाइम पे ही टीडीएस काट लेते हैं। वो कौन सा है, ये है सैलरी वाला, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर द कर्ता ऑफ एचयूएफ इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, the return of income can be signed by any member of the family, any male member of the family, any other adult member of the family, any member holding power of attorney, ठीक है, any other adult member of the family, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, any other adult member of the family। where assessment has not been completed, बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 कैन बी फाइल्ड अप टू। यहाँ पे असेसमेंट प्रोसीजर का रिटर्न वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। वेयर असेसमेंट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, बिलेटेड, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 कैन बी फाइल्ड अप टू 31/3/2022 तक फाइल कर सकते हैं, अगले साल तक फाइल कर सकते हैं, ठीक है। जो अभी असेसमेंट करंट जो प्रीवियस ईयर चल रहा है, ठीक है, उसका अलग अगले साल तक कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, हमने कौन सा क्वेश्चन किया, 95 किया हमने, 96 क्वेश्चन करना है। फॉलोइंग फॉर्म नंबर इज टू बी यूज्ड फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम बाय एन इंडिविजुअल हैविंग बिजनेस इनकम। कौन सा फॉर्म नंबर फाइल कर यूज में लिया जाता है फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बाय एन इंडिविजुअल हैविंग बिजनेस इनकम वाले के लिए, तो फॉर्म नंबर 3 होता है, ठीक है, ध्यान रखना फॉर्म नंबर 3 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोटिंग परमानेंट अकाउंटिंग PAN इज कंपल्सरी इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। कोटिंग पर पैन इज कंपल्सरी इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पेमेंट टू LIP एक्सीडिंग 50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर। जब भी LIP को, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो पेमेंट होती है वो एक्सीड हो जाती है 50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर, तब जाके हमें पैन को फर्निश करना पड़ता है, ठीक है, उसको बताना पड़ता है, कोट करना पड़ता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पेल फिनस्टॉक लिमिटेड फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। असेसमेंट ईयर कौन सा है, 21-22, यानी प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 20-21, ठीक है, 31 मार्च 2021 तक हम उसका वो प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक है। ऑन 30 मार्च 2022, ठीक है, उसने 30 मार्च 2022 को फाइल करी। द नोटिस फॉर मेकिंग स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 कैन बी सर्व्ड ऑन द असेसी अप टू
कब तक सर्व कर सकता है? उसको सर्व कर सकता है 30 सितंबर, ठीक है। जब जब तक उसकी अगली साल आती है, उसके अगली साल के 30 सितंबर तक 2022 तक वो कर सकता है। तो 30 सितंबर 2022 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन असेसमेंट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन डैश फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर होता है उसके बाद में रिवाइज रिटर्न कितने दिन तक फाइल कर सकते हैं? तो विद इन 1 ईयर, ठीक है, कैन बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले इतना सा बोलूंगा, अच्छा सा कमेंट ड्रॉप करके जाना। तबीयत खराब है फिर भी वीडियो बना रहा हूं, तो एटलीस्ट इन एफर्ट्स को तो आप अप्रिशिएट करने के लाइक और कमेंट बनता है दोस्तों, ठीक है। जल्दी मिलेंगे। मैं अभी जानता हूँ 18 को पेपर है, इसीलिए मेरे को जल्दी मेरे को बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं भी अभी रुक सकता था, 2-3-4 दिन का गैप ले लेता, लेकिन 18 को पेपर है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करा दूँ, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लो, उतना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 144। अंडर सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज कवर्ड, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। अगर यहाँ तक देखा है तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। बाकी वीडियोस देखो चैनल पे, मजा आ जाएगा आपको। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।